जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं जुगनू अपना रास्ता, क्योंकि वो किसी की रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आपको भी किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कलम की ताकत को समझेंगे तो आपकी मजबूरियां आपकी मजबूतियां बन सकती हैं। और इस कड़ी में हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान में हम लोगों ने अध्ययन किया था राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का अध्ययन करने के पश्चात हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति को दी जाने वाली शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो अगर राष्ट्रपति को दी जाने वाली शक्तियों का अध्ययन करें तो भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होने के कारण उसको विशद या विभिन्न प्रकार की शक्तियां भारतीय संविधान में भाग 5 के अंतर्गत दी गई। तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे भारत के राष्ट्रपति को दी जाने वाली शक्तियों का। अगर हम इसको सामान्य तौर पर लें तो भारत के राष्ट्रपति को 2 कालों में शक्तियां प्राप्त होती हैं, या 2 तरीके से उसका विभाजन कर सकते हैं। एक, जब हिंदुस्तान सामान्य स्थिति में होता है, सामान्य दशा में शासन प्रशासन चल रहा होता है, शासन संचालन हो रहा होता है, उस काल की स्थितियों में उसको कह सकते हैं सामान्य काल में जो शक्तियां प्राप्त हैं। दूसरे एक तरीके पे देखें तो भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल में भी विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की जाने वाली शक्तियों को। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। इस स्ट्रक्चर को सर्वप्रथम देख लेते हैं और फिर एक एक उसकी दी जाने वाली शक्ति का हम लोग विश्लेषण कर लेंगे। देखेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां या राष्ट्रपति की शक्तियां, इसको 2 तरीके के, एक सामान्य काल में कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं और एक आपातकाल में कौन सी शक्तियां प्रदान की गई। तो आपातकाल में दी जाने वाली शक्तियों और सामान्य काल में दी जाने वाली शक्तियों, प्रथम दृष्टया हम लोग देखेंगे कि जब हिंदुस्तान की स्थिति सामान्य होती है उस काल में भारत के राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां प्रदान की गई। अगर इनका विभाजन करें तो सामान्य तौर पर इस बिंदु के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कार्यपालिका शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, राजनयिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां, और एक बिंदु पर हम कह सकते हैं अन्य शक्तियां जो प्रदान की गई। अब इसको अगर देखें तो अब इस पर बात करें कार्यपालिका शक्तियों पर, कैसे कैसे क्या क्या संबंध में या क्या क्या कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई, कौन कौन सी विधायी शक्तियां प्रदान की गई। विधायी का मतलब कानून निर्माण के संबंध में, विधि बनाने के संबंध में। वित्तीय शक्तियां अर्थात भारत के वित्त के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, वित्त के संबंध में उसके पास क्या शक्तियां हैं। और न्यायिक शक्तियों की बात कर सकते हैं, राजनयिक शक्तियों की, सैन्य शक्तियों की और अन्य शक्तियों की। अगर हम इस पर बिंदुवार देखें तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों की बात कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोगों ने अध्ययन किया था कि हिंदुस्तान की जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का एक अभिन्न अंग कौन है, राष्ट्रपति। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि संघ की कार्यपालिका के तहत 3 बिंदु प्रमुख आते हैं, एक जिसमें से पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, दूसरे बिंदु पर हमने देखा था मंत्रिपरिषद और तीसरे बिंदु पर महान्यायवादी। मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सम्मिलित स्वरूप को संघ की कार्यपालिका कहा जाता है। अब हम अगर बात करें कि उस कार्यपालिका में क्या है, तो राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति होती है जिसके संबंध में अध्ययन करेंगे, लेकिन वो कार्यपालिका शक्ति औपचारिक होती है, वास्तविक शक्ति नहीं प्राप्त होती। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यह गणराज्य का प्रावधान किया गया है और इस गणराज्य में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो राष्ट्रपति होता है, जो शासक होता है, वो ब्रिटेन के सम्राट के समान होता है। अब यहां पर देखेंगे तो कार्यपालिका शक्तियों का अगर जिक्र करें तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 74, 1, 75 और 78 के तहत देखेंगे तो उसकी कार्यपालिका शक्तियों का विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने पीछे भी पढ़ रखा था, राष्ट्रपति की जब बात की गई थी कि राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 62 में किया गया, तो 52 में हम लोगों ने पढ़ा था भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में पढ़ा था संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इस अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं वह अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। और उसके पास जो एक कार्यपालिका शक्ति है, सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो क्या है,
औपचारिक है, वास्तविक शक्ति नहीं। औपचारिक कार्यपालिका शक्ति या संवैधानिक कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है, तो यह आर्टिकल 53 में बताया गया था, अनुच्छेद 53 में बताया गया था कि राष्ट्रपति में देश की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। या एक तरीके से कहा जाए हिंदुस्तान का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो हिंदुस्तान का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। यह प्रावधान किसमें किया गया था, अनुच्छेद 53 में किया गया था। अगर इसके बाद हम लोग बात करें अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान किया गया, तो इस पर हमको 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधानमंत्री होगा। क्या कहा गया है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। देखिएगा 1976 को हम लोग आधार मान लें, 76 के पहले की कड़ी देख लें और 76 के बाद की, तो एक आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और 42वें संविधान संशोधन 1976 के पहले तक राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने का प्रावधान था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रावधान कर दिया गया कि जो राष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, उससे इतर नहीं करेगा। अगर उससे इतर कार्य करता है तो यह माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है और उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया या इंपीचमेंट का प्रावधान अनुच्छेद 61 के तहत लाया जा सकता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके पहले की कंडीशन क्या है, तो इसके पहले मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी जैसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी कब बनाया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या किया गया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद जनता सरकार सत्ता में आती है, केंद्र में जनता दल की सरकार आती है और माना जाता है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनते हैं। अब जब जनता दल की सरकार आती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने क्या किया, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 44वां संविधान संशोधन। ये 2 प्रमुख ऐसे संविधान संशोधन है जिनमें 2 बातें, बहुत सारे प्रावधान जो 42वें में किए गए थे 44वें में हटा दिए गए। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। बार बार इनको ध्यान रखना है, बार बार इनका प्रावधान आएगा, बार बार इनका जिक्र आएगा, उल्लेख आएगा। आपको प्री में भी, मुख्य परीक्षा में, मतलब प्रारंभिक परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षाओं में भी, उसके अलावा एक दिवसीय एग्जामों में भी बार बार इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर क्वेश्चन पूछे गए। आप कोई भी परीक्षा ले लीजिए, ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक में ले लीजिएगा, आप जैसा भी एग्जाम चाहें वहां पर हम आपको बता सकते हैं कि यहां से ये प्रश्न पूछे गए। या फिर आप सालों पेपर उठा लें तो हमारी बात कितनी सत्य है ये आपको, सत्य या सत्यांश का पता आपको चल जाएगा। तो अब क्या है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या प्रावधान किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा, लेकिन सलाह दी जाएगी जो, वो उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लेकिन पुनर्विचार के बाद जो सलाह दी जाएगी वो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य। तो यहां पर एक प्रावधान आ गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी वो सलाह के लिए पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। ये प्रावधान भी आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 74 के संबंध में ये 2 बातें ध्यान रखनी। अभी हम आगे चल करके मंत्रिपरिषद में भी ये बातें आपको पढ़ाएंगे, डिटेल वाइज पढ़ाएंगे। तो यहां पर अनुच्छेद 74 के तहत ये प्रावधान किया गया कि कार्यपालिका शक्ति कैसी है कि उसको सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो इस पर 2 डिबेट है, एक 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और एक 44वां कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी। आगे चलते हैं हम लोग, अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया। 75 में इसके कई सारे पार्ट दिए गए हैं, तो यहां पर हम लोग एक पार्ट की बात करेंगे, फिर मंत्रिपरिषद में बात करेंगे। नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान, तो अनुच्छेद 75 कहता है, 75 में क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को पीएम नियुक्त करेगा। क्या करेगा, राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को पीएम बनाएगा। और क्या करेगा, पीएम के द्वारा दी गई सूची को, पीएम के द्वारा जो लिस्ट प्रदान की जाएगी, सूची प्रदान की जाएगी, उसी के अनुसार मंत्रियों को उनके पद देगा और उनके विभागों का बंटवारा करेगा।
लेकिन उसमें मुख्य भूमिका किसकी होगी? प्रधानमंत्री। केवल वो क्या करेगा, उनको उन विभागों का और उन मंत्री पदों पर पदासीन करेगा। तो ये ध्यान रखना है अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान। एक तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। फिर यहां पर ध्यान रखना है इसके अलावा और कौन सी नियुक्तियां करता है, यहां पर अन्य लिखा गया है। तो यहां पर आपको एक बड़ी लिस्ट मिल जाएगी और उस बड़ी लिस्ट में ध्यान रखना है किसको किसको नियुक्त करता है। तो अब आप सुनते जाइएगा, मैं बताता चला जा रहा हूं यहां से क्या संबंध या क्या प्रावधान किए गए। तो देखिएगा राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है, नियुक्ति संबंधी क्या प्रावधान। तो नियुक्ति संबंधी प्रावधानों पर अगर हम देखें तो ये बिंदु उल्लिखित किए गए। क्या नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, किसको किसको नियुक्त किया गया करेगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त किसको करता है, तो नियुक्त करने में क्या करेगा, नियुक्त करने में क्या करेगा। तो एक तो हमने देखा पीएम को, और पीएम के अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्रियों की। नंबर 1 हो गया। दूसरा किसकी नियुक्ति करेगा, तो यहां पर हम नंबर 2 पर देख सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। फिर किसको करता है, तीसरे आधार पर महान्यायवादी को नियुक्त करता है, महान्यायवादी को नियुक्त करता है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर चौथे आधार पर आपको ध्यान रखना है फिर किसकी नियुक्ति करता है। तो यहां पर और देखें तो क्या करता है राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी कहा जाता है, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। इसके अलावा किसकी नियुक्ति करता है, तो यहां पर यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। इसके अलावा हम लोग बात करते चले जाए तो इसके अलावा किनकी नियुक्ति करता है, तो इसके अलावा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करता है, यही करता है। और किसकी नियुक्ति करता है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके देश में, 8 केंद्र शासित वर्तमान समय में प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री जो वहां के बनते हैं उनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा किसकी नियुक्ति करता है, तो अब यहां से ध्यान रखेंगे एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये नियुक्तियां कौन करता है, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन आपको कमेंट करके एक मेरे क्वेश्चन का आंसर बताना है, और ये प्रश्न आपसे बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप लोगों को यह बताना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन पद धारण करता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को भी नियुक्त करता है ना, या फिर आपको बताना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कौन से पदाधिकारी पद ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रसाद पर्यंत का मतलब उसकी इच्छा पर डिपेंड रहेगा कि कब तक वो पद को ग्रहण करेंगे, और उसके बाद उनको वो उसकी जब मर्जी होगी तब उनको पद से हटाया जा सकता है। उसकी मर्जी का मतलब यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की मर्जी से। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति किनको किनको प्रसाद पर्यंत नियुक्त करता है। तो ये हो गई नियुक्ति संबंधी बात। अब कार्यपालिका शक्तियों में अगर हम लोग एक और बात करें तो क्या बात कर सकते हैं, तो एक मैं फिगर बना दे रहा हूं, उसको आपको ध्यान रखना है और उस फिगर से पता चल जाएगा कि क्या है। एक आर्टिकल आपको मिलेगा 78, कौन सा आर्टिकल 78, तो उसमें ध्यान रखना है एक ये मंत्रिपरिषद होती है। क्या होती है, मंत्रिपरिषद। और दूसरा किसको मान ले, दूसरा हम मान ले राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद ये दो एंगल हो गए। यहां पर जो माध्यम का काम करता है, ये 78 की बात है, इसमें जो मीडिएटर का कार्य करता है वो पीएम करता है। अब इस लहजे पर क्या है, आर्टिकल 78 पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस फिगर को आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के संबंध में जो सूचना मांगेगा वो देने का अधिकार किसको है, पीएम को। ये कौन अधिकार किसको देने का, पीएम इसकी सूचना देगा कि मंत्रिपरिषद ने क्या काम किया, इसकी सूचना राष्ट्रपति अगर ऐसी कोई मंत्रिपरिषद के संबंध में कोई सूचना मांगता है तो वो सूचना प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 78 के तहत। तो यहां पर ध्यान देखें, यह पीएम जो है ये माध्यम का काम करता है, किसके, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य, एक मीडिएटर का काम करता है, माध्यम का काम करता है कि ये दोनों की सूचना एक दूसरे को प्रदान करता है। यहां तक कि मतलब राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार किस आर्टिकल में प्रावधानित किया गया, तो अनुच्छेद 78 में प्रावधानित किया गया। तो यहां तक से जो बात हो गई, ये बात पूरी होती है आपकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों की। किसकी, कार्यपालिका शक्तियों की।
अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों, किसकी? राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त हैं? ये विधायी शक्तियां, विधि बनाने संबंधी शक्तियां। तो एक आर्टिकल 79 है, इसको देखेंगे। 79 में क्या प्रावधान है? संसद का। किसका? संसद का। और संसद को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केंद्रीय विधानमंडल। ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या कहते हैं? केंद्रीय विधानमंडल। क्या कहते हैं? केंद्रीय विधानमंडल। और केंद्रीय विधानमंडल या संसद के अभिन्न अंग, अभिन्न अंग का मतलब जिन्हें भिन्न नहीं किया जा सकता है, या फिर अभिन्न अवयव, अभिन्न अंग या अवयव। तो इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे, 3 अभिन्न अंग होते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? PRL, ये ध्यान रख सकते हैं आप, PRL। P से मतलब प्रेसिडेंट, R से मतलब राज्यसभा, L से मतलब लोकसभा। अब क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये मिलकर के क्या बनाते हैं? इनको क्या करेंगे? इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? संसद बन जाएगी। क्या बन जाएगा? संसद। और संसद केंद्र का विधानमंडल। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा क्या करें? पास कर दें दोनों, तब तक वो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाएगा। मतलब उस बिल को एक्ट का रूप लेने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक। मतलब जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाएंगे तब तक कोई बिल एक्ट का रूप नहीं लेगा। इसको चल करके आगे हम पुनः बताएंगे। तो क्या होता है? 79 से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति केंद्र की विधायिका का अभिन्न अंग होता है। जैसे कार्यपालिका का अभिन्न अंग है, वैसे विधायिका का भी एक अभिन्न अंग है। ये आपको 79 के माध्यम से मिल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 79 में किसका उल्लेख है? संसद। और संसद के अभिन्न अंग कितने हैं? 3। यहां पर क्या बता सकते हैं? 3 अंग हैं। और 3 अंग कौन कौन से? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, R राज्यसभा, L लोकसभा। ये 3। केवल ये छोटे छोटे एग्जामों में यही प्रश्न पूछा गया आपसे। जो भी आप एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए आपको ये महत्वपूर्ण बात या इस महत्वपूर्ण फिगर से आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी, वहां आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखेंगे अनुच्छेद 80(3) में क्या प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 80(3) क्या कहता है? देखिएगा, राष्ट्रपति क्या होता है कि राष्ट्रपति को क्या है? नियुक्ति संबंधी तो प्रावधान है ही, लेकिन क्या है? विधानमंडल में नियुक्ति संबंधी क्या प्रावधान? तो राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है या नॉमिनेट करता है। ऐसे लोग मनोनीत होते हैं। ये जो मनोनीत होते हैं 4 क्षेत्रों से आते हैं। कितने क्षेत्रों से आते हैं? 4 क्षेत्रों से आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो इस पर ध्यान रखना है आपको। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। किससे किससे? कला से, साहित्य से, और किससे? विज्ञान से। और किससे आते हैं? समाज सेवा। क्या करते हैं? समाज सेवा। ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्या है? इनको या तो विशेष ज्ञान हो या फिर इनका व्यवहारिक अनुभव हो। तो उस आधार पर राष्ट्रपति ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, आप अनुआगा से परिचित होंगे, एक व्यापारी। फिर रेखा को देखा होगा, एक फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री हैं। आपने सचिन को देखा होगा, सचिन एक खिलाड़ी है। अब सचिन के मुद्दे पर विवाद हुआ था कि सचिन एक खिलाड़ी है, क्या खिलाड़ियों को भी राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है? तो उस पर जो रिट गई थी, उस पर कोर्ट ने कहा कि इतना बेहतर खेलना भी एक कला है। क्योंकि कला क्या है? तो कला को क्या कह सकते हैं? एक तरीके की कुशलता या मेधा। क्या होता है? कला का जो आंसर होगा, कला किसे कहेंगे? तो कला को क्या कहते हैं? कुशलता या मेधा। अगर आपके अंदर कोई कला है, किसी तरीके का कार्य करने की कुशल मेधा है, कुशल क्षमता है, कुशलता से किसी कार्य को कर लेते हैं, तो ये आपकी क्या है? कला है, आपकी मेधा है। तो राष्ट्र उन पर बात हुई। तो ये क्या है? कला के क्षेत्र से। साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ऐसे 4 क्षेत्रों में या तो विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हो, तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ये 80(3) में प्रावधान किया गया। अब हम लोग देख लें विधायी शक्तियों में अन्य क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आप यहां पर देख लेंगे, जितने भी बिंदु बात की जा रही, ये आप प्रतियोगी परीक्षाओं के साल पेपर जब देखेंगे तो वहां आपको आसान हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस स्तर पर आपको जाकर के पढ़ाया है और किस स्तर पर आप पढ़ रहे हैं और क्या चीजें हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और उन चीजों को डिफाइन कर दिया जाएगा, या तो अगली क्लासों में या तो आपके कमेंट पर ही आपको आंसर दे दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 80-85 की, अनुच्छेद 85 की। अनुच्छेद 85 में क्या प्रावधान आएगा? तो देखिएगा, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक क्या होगा? राज्यसभा।
और इन दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सत्र आयोजित होते हैं। क्या होते हैं? सत्र। और सत्र 3 प्रकार के आयोजित होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे इस समय अभी बीच में चला है मानसून सत्र, अभी शीत ऋतु आ जाएगी तो शीत सत्र चलेगा, उसके बाद फिर बजट सत्र देखेंगे। तो संसद वर्ष में 3 बार सत्र आयोजित होते हैं और वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में चलते हैं, जिसको क्या कहेंगे? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र, 3 सत्रों के नाम से। अब ये जब सत्र आयोजित होते हैं तो सत्रों को आहूत करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति आहूत करता है, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों में, लोकसभा में भी राज्यसभा में सत्रों को आहूत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। और सत्रावसान, सत्रों को समाप्त करने का प्रावधान किसके पास है? अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के। ये भी, इसका भी करता है, इसका भी करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा और विधानसभा के अधिवेशन संयुक्त रूप से आयोजित करना चाहे, दोनों की बैठकें अगर संयुक्त रूप से एक एक को संबोधित करना चाहे तो एक एक को, और दोनों को चाहे तो दोनों के संयुक्त अधिवेशनों का भी आयोजन कर सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो लोकसभा का जो स्थगन होता है वो लोकसभा का स्थगन लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, स्थगित लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और राज्यसभा को जो स्थगित करता है वो उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति जो होता है वो स्थगित करेगा। सभापति उसमें स्थगित कर सकता है और इसमें लोकसभा में अध्यक्ष स्थगित या स्थगन कर सकता है। लेकिन ये बातें यहां पर अब एक और नई बात है कि लोकसभा का विघटन होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा अस्थायी सदन, और लोकसभा का जो विघटन होता है वो भी राष्ट्रपति द्वारा होता है। भंग किया जाता है लोकसभा को, एक तो 5 वर्ष में और 5 वर्ष से पहले भी। तो 5 वर्ष से पहले भी इसे विघटित करने का या भंग करने का या विघटित करने का प्रावधान, विघटित या भंग या विघटित कौन कर सकता है? तो लोकसभा को भंग या विघटित भी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है किसकी सलाह पर? तो सलाह ध्यान रखना है किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग या विघटित किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो यह बात आपकी 85 अनुच्छेद 85 के तहत प्रावधान की गई है। अधिवेशनों या सत्रों की बात, तो उनके संबंध में आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से सत्रों का आयोजन होता है। अब यहां पर ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 पर ध्यान रखना है। 2 आर्टिकल, एक देखेंगे अनुच्छेद 108 पे प्रावधान क्या किया गया है। देखिएगा, धन विधेयक को छोड़ करके, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में जो अधिक पावर प्राप्त है वो लोकसभा को प्राप्त है, और एक और विधेयक होता संविधान संशोधन विधेयक। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, मतलब उनमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। बची बात साधारण विधेयकों की और कुछ वित्त विधेयकों की। कुछ वित्त विधेयकों पर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ वित्त विधेयकों पर ऐसा हो सकता है। तो जब किसी विधेयक को लेकर के, मतलब साधारण विधेयक को लेकर के क्या हो, लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो, मतभेद हो, जैसे कि अब तक हिंदुस्तान में 3 बार ऐसा हुआ है ना। एक दहेज निषेध अधिनियम आया था 1961 में। तो दहेज निषेध अधिनियम में देखेंगे कि आपको वहां पर मिलता है कि संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया पहली बार। तो राष्ट्रपति अगर दोनों सदनों में गतिरोध है तो किसका? संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकता है। और संयुक्त बैठक का मतलब किसका? लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाना या संविधान की भाषा में कहते हैं आहूत करना। कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसका आहूत किया जाता है, संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अब क्या होगा? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? यहां पर ध्यान रखना है, अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता पर ध्यान रखना है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर जो होता है, जैसे इस समय कौन है? ओम बिड़ला जी। ओम बिड़ला जी इस समय लोकसभा अध्यक्ष है। तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और इस पर अगर टेक्निकल बात करें तो हम लोग जब विधेयक पढ़ेंगे, कानून बनाना पढ़ेंगे संसद द्वारा, तो वहां पर इसकी टेक्निकल बातों को और पढ़ेंगे। इसमें अधिकांशता विजय लोकसभा की होती, क्योंकि लोकसभा के लोग ज्यादा होते हैं, 543 होते हैं, और यहां पर राज्यसभा में उसके आधे लगभग 233 सदस्यों के आसपास मिल जाएंगे। तो यहां पर या फिर 245 आप कह सकते हैं। तो यहां की कंडीशन वहां की कंडीशन में अंतर होता है, इसलिए अधिकांशता संयुक्त बैठक जब होती है तो लोकसभा अध्यक्ष ही जीत जाता है। अब एक बैठक हमने आपको बता दी, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। अब फिर आपको मैं प्रश्न दे रहा हूं और आगे चल करके मैं पढ़ाऊंगा भी, तब तक के लिए आपके दिमागी घोड़े दौड़े। इन दिमागी घोड़ों को दौड़ाने के लिए फिर मैं प्रश्न आपको देता हूं कि आप लोगों को सर्च करके ढूंढ करके बताना है, जो लोग पढ़ रहे मन से,
से, वो लोग सर्च करके बताएंगे कि संयुक्त बैठक 1961 में हुई, उसके बाद 2 संयुक्त बैठकें कब कब आयोजित की गई। अब ध्यान रखेंगे यहां पर एक और आर्टिकल का, यहां पर जो अध्यक्षता करने का प्रावधान है, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, इसका प्रावधान किसमें है? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 118 में किया गया है। ये बार बार प्रश्न क्या किया गया है, ये प्रश्न भी सिविल सेवा, टीजीटी, पीजीटी या लोक सेवा और क्या कहते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि के पेपरों में इससे प्रश्न पूछा गया। तो यहां पर ध्यान रखेंगे 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 118(4) में किया गया। अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 111 पढ़ेंगे तो 111 में क्या प्रावधान है, तो देखिएगा एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि कोई भी बिल क्या होता है, एक्ट कब बनता है, जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है। तो राष्ट्रपति की अनुमति के संबंध में क्या है, आर्टिकल 111 में क्या किया गया है, आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 में क्या किया गया है, राष्ट्रपति की अनुमति का प्रावधान, राष्ट्रपति की अनुमति का प्रावधान। तो राष्ट्रपति या तो अनुमति देता है विधेयक को, अनुमति दे देता है तो कानून बन जाता है, या फिर मना कर देता है, और या फिर क्या है, मना कर देता है, और या फिर क्या कंडीशन है, तीसरी कंडीशन एक ध्यान रखेंगे, पुनर्विचार हेतु वापस लौटा देता है। तो पुनर्विचार हेतु वापस लौटाने का मतलब, अगर उसने पुनर्विचार हेतु संसद को, उसके किसी सदन को वापस किया और उस सदन ने पुनः वैसे ही विधेयक को भेज दिया, तो राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य हो जाता, बाध्य हो जाता है। तो अब क्या है, इसको तो बहुत क्या कह सकते हैं, एक तरीके का समय का विलंब हो सकता है और कुछ नहीं। लेकिन मना करने की कंडीशन में कई कंडीशनें हैं, और मना करने का तात्पर्य होता है वीटो की शक्ति का। मैं मना करता हूं, एक शब्द आता है वीटो, एक शब्द आता है वीटो शक्ति का। तो वीटो शक्ति का प्रयोग जो आता है, वीटो पावर, तो वीटो पावर जो राष्ट्रपति के पास है वो कई प्रकार की, और इस पे अधिकांशता एक वीटो शक्ति का प्रयोग अधिकांशता सुनने को मिलता है। एक 1986 में डाकघर विधेयक आया था और ज्ञानी जैल सिंह ने उस पे पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो पॉकेट वीटो या जेबी वीटो के संबंध में प्रावधान ये है कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति उसको अपनी मेज पर ही पड़ा रहने दे, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, तो उसको यह माना जाता है कि वो विधेयक राष्ट्रपति की पॉकेट में चला गया, जेब में चला गया, और जेब या पॉकेट में चले जाने को ही जेबी वीटो या पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। और पॉकेट वीटो का प्रयोग पहली बार हिंदुस्तान में किसने, ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर विधेयक में किया था। तो यह आपकी बात हो गई अनुच्छेद 111 की। अब आर्टिकल 123 की बात आती है कि विधायी शक्तियों में 123 में क्या प्रावधान किया गया है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 123 में क्या प्रावधान किया गया है। तो 123 के संबंध में जब पढ़ेंगे तो क्या किया गया है, अनुच्छेद 123, और इसको ध्यान रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं आप 213। तो 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने की शक्ति, अध्यादेश, और 213 में भी अध्यादेश का है, लेकिन ये राज्यपाल के अध्यादेश का प्रावधान। तो केवल इतनी सी बात चेंज करके आप ध्यान रखेंगे। अध्यादेश का मतलब क्या है, इसको आप कह सकते हैं आधिकारिक आदेश, आधिकारिक आदेश को क्या कहेंगे, अध्यादेश, आधिकारिक आदेश। अब ये क्या है, ये क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन अध्यादेश की शर्त क्या है, देखिएगा अध्यादेश तब जारी होगा जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा, चाहे वो शीत सत्र हो, चाहे बजट सत्र हो, और चाहे मानसून सत्र हो, इसमें से कोई सत्र ना चल रहा हो, क्योंकि कानून जो बनते हैं संसद में वो तब बनते हैं जब संसद के सत्र चल रहे होते हैं, सत्र के अलावा कानून नहीं बनते। लेकिन बीच में कोई आवश्यकता आ जाए कि अपरिहार्य रूप से कोई कानून लागू करना है, तब क्या है, तब बात आती है अध्यादेश की। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को और 213 के तहत राज्यपाल को। अब यहां पर ध्यान रखेंगे क्या प्रावधान है, तो अध्यादेश जारी करने का प्रावधान ये क्या कर सकता है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। किस पर, संघ सूची और समवर्ती, और इसके द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश है वो 6 माह तक कानून की तरह काम करेगा, 6 माह तक कानून की तरह काम करेगा। लेकिन 6 माह के बीच में अगर कोई सत्र आ जाता है तो उस सत्र के दौरान 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों से उसे पास कराना अनिवार्य होगा। अगर दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वो कानून बन जाएगा, और पास नहीं होता तो वो वहां पर समाप्त हो जाएगा। एक कंडीशन ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न पूछा गया है अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, तो 6 माह ये हो सकता है और 6 सप्ताह और
6 सप्ताह की और अवधि हो सकती है। और अगर इस 6 माह 6 सप्ताह को आप जोड़ दें तो ये 7.5 माह हो जाता है। कितना हो जाता है? 7.5 माह। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर कहीं आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, और ऑप्शन में अगर 7.5 माह है तो आपको ध्यान रखना है कितना टिक करना है? 7.5 माह। ये अध्यादेश की बात आती है, ये अध्यादेश जारी करना। चलते हैं आप देखिएगा, अब हम लोग अध्यादेश या विधायी शक्तियों की बात कर चुके, हम लोग बात करेंगे वित्तीय शक्तियों की। देखिएगा, ये 3 आर्टिकल आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 112, 267 और 280। अब अनुच्छेद 112 में क्या प्रावधान किया गया है? तो 112 में जो भाषा यूज की गई है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। किसकी बात की गई? वार्षिक वित्तीय विवरण की। किसकी? वार्षिक वित्तीय विवरण की। अब इस वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो इस पर क्या प्रावधान है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको हम लोग शार्ट भाषा में कहते हैं बजट। क्या कहते हैं? बजट। तो इस पर क्या होता है? बजट क्या है? तो एक तरीके से व्यय और आय का लेखा जोखा है। और किस वर्ष का? आगामी वर्ष में। किसमें? आगामी वर्ष में। आगामी वर्ष में हमको क्या प्राप्तियां होंगी, हम क्या प्राप्त करेंगे, हम कितना धन अर्जित करेंगे, कितनी प्राप्तियां होंगी। और उन प्राप्तियों को 2 कोटियों में हम इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ेंगे। जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि आय भी 2 प्रकार की होती है, एक पूंजीगत आय और एक राजस्व आय। और व्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पूंजीगत व्यय और एक राजस्व व्यय। और दोनों के कंबाइंड स्वरूप को, मतलब व्यय और आय के सम्मिलित स्वरूप को जो आगामी वर्ष में हम प्राप्त करेंगे, उसी के संबंध में जो लेखा जोखा पेश किया जाता है वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन पेश कराता है? राष्ट्रपति। किसके माध्यम से? वित्त मंत्री के माध्यम से। तो इसको कहते हैं बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 267 की। आर्टिकल 267 में क्या प्रावधान किया गया है, इसको भी देख लें। तो इसमें क्या है? एक आकस्मिक निधि है। किसका प्रावधान है? आकस्मिक निधि का। किसका? आकस्मिक निधि का, या इसको कह सकते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। क्या कह सकते हैं? कॉन्टीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि का। तो आकस्मिक निधि का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 267 में। और ये जो आकस्मिक निधि होती है, इसकी विशेषता क्या है? आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अग्रदाय प्रकृति की होती है। अग्रदाय प्रकृति की क्या मतलब क्या है? अभी आपने देखा है असम में बाढ़ आई। असम में क्या आई? बाढ़ आई। और हर वर्ष कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं ज्वालामुखी से घटनाएं होती हैं, कहीं पर क्या कहते हैं चक्रवात आते हैं, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं अन्य तरीके के आगजनी की घटनाएं हो जाती, कहीं कोई और हिंसा हो जाती है, या कहीं कोई और घटना। तो आकस्मिक जो व्यय किए जाते हैं वो आकस्मिक निधि से किए जाते हैं। और आकस्मिक निधि के गठन का प्रावधान आर्टिकल 267 में किया गया। आर्टिकल 267 में किया गया, और इसको कहते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। यह भी पूछा गया है कि आकस्मिक निधि को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे? कॉन्टीजेंसी फंड। ना याद रहे तो इसका तरीका बताता हूं। कॉन्टीजेंसी इमरजेंसी, ऐसे ध्यान रखना। कॉन्टीजेंसी इमरजेंसी, क्या ध्यान रखना है? कॉन्टीजेंसी इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान कॉन्टीजेंसी फंड से क्या किया जाता है? धन उपलब्ध कराया जाता है, और ये राष्ट्रपति की अग्रदाय प्रकृति की। इसकी एक और विशेषता है, पहले इसमें क्या होता है? पहले खर्चा फिर चर्चा। पहले खर्च कर देंगे, पहले दे देंगे दवाओं के लिए, खाद्यान्न के लिए, बचाव के लिए, और फिर उसके बाद उस पर संसद पे चर्चा करेंगे क्या उचित था क्या अनुचित था। तो ये 267 हो गई। अब बात आती है 280 की वित्त आयोग। किसकी बात आती है? ये अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। अब वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका गठन जो होता है वो गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति गठन कैसे करता है? तो राष्ट्रपति गठन कैसे करता है? प्रत्येक 5 वर्ष पर। किस पर? प्रत्येक 5 वर्ष पर। कब? 5 वर्ष पर। अब 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन क्यों होता है? तो वित्त आयोग के गठन का मुख्य मूल उद्देश्य क्या है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन की बात की गई कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन का मतलब क्या है? जो आय संबंधी व्यय है, उस आय का वितरण कैसे किया जाए, उस वितरण को करने के संबंध में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग में क्या होता है? इस वित्त आयोग में क्या होता है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। कौन? एक अध्यक्ष होता है और क्या होता है? 4 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। ये 2 प्रावधान है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। अब देखेंगे वित्त आयोगों के गठन के साथ साथ
इसके कुछ अध्यक्षों के नाम पूछे गए हैं, कब कब कौन कौन से अध्यक्ष बनाए गए। तो इतना आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। और 280 के तहत क्यों किया जाता है? क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु। अब उसके बाद देखेंगे यहां पर क्या है। अब पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो यहां पर ध्यान रखना है कि अब प्रथम वित्त आयोग और 10वां वित्त आयोग और 11वें वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग और क्या किया गया है 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के आपको अध्यक्ष ध्यान रखने। क्या ध्यान रखने? अध्यक्ष। जैसे पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी। क्या नाम है इनका? केसी नियोगी। जैसे आज योगी जी सीएम है ना, तो क्या नाम आ रहा है? केसी नियोगी। अब 10वां नाम भी इसी से मैच करता है। केसी, क्या नाम लिखना है? केसी, क्या नाम? केसी पंत। अब कितना अंतर है? नियोगी है, ये पंत है, पहला और 10वां। फिर 11वें कौन है? एएम खुसरो। कौन है? एएम खुसरो, इनका नाम ध्यान रखना है। अब फिर 12वें कौन है? सी रंगराजन। क्या नाम आता है? सी रंगराजन। रंगराजन। अब ना ध्यान है रंगरोगन, ध्यान रखिएगा। तो सी रंगराजन। अब उसके बाद 14वें कौन है? तो इनका नाम है विजय एल केलकर। विजय एल केलकर। क्या नाम है? विजय एल केलकर। ये कौन से है? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? वाई वी रेड्डी। आप वाई वी रेड्डी आप देखेंगे नोटों पर, इनका नाम मिल सकता है आपको, वाई वी रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह। और एक आपको फिर बताना है यहां पर प्रश्न कि आपको बताना है कमेंट करके कि क्या बताना है कि अगला वित्त आयोग अर्थात 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कौन बनेगा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष? तो ये बात हो गई किसकी? राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संबंध में हम लोगों ने बात कर लिया। इससे आगे अगर हम बात करना शुरू करें तो ये आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और इन्हीं से आपको बार बार प्रश्न मिलने शुरू हो जाएंगे। कभी कभी एक पूछ लिया गया है और कभी कभी क्या किया गया है, कभी कभी कुछ क्या किए गए हैं, एक ग्रुप में लिख दिए गए हैं और उनसे पूछ लिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो एक आर्टिकल है अनुच्छेद 50 और इसका प्रावधान भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में किया गया। नीति निर्देशक तत्वों में क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 50 कहता कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका अलग होगी, न्यायपालिका अलग होगी। और यह इसलिए किया गया है ताकि न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र रहे और वो सबके साथ बेहतरी से काम कर सके, है ना। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किसमें दिया गया है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण। अब ये न्यायपालिका से जो पृथक्करण का प्रावधान किया गया है वो पृथक्करण की बात कहां से आ गई? तो आप अगर देखेंगे तो एक विचारक रहे, राजनीतिक विचारक मांटेस्क्यू, और मांटेस्क्यू की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। और उस पुस्तक में पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया? पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। और उस पृथक्करण में क्या लिखा गया? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। वरना फिर क्या होगा? वरना फिर समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए क्या किया गया? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया गया। यह आर्टिकल 50 पर बात की गई। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 कहता है, क्या कहता है? क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। यह क्षमादान की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। अब क्षमादान ध्यान रखेंगे कैसे? तो एक तो जो आप सामान्यता न्यायालय जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या उसके अधीनस्थ न्यायालय, जिले स्तर उससे नीचे के जो न्यायालय हैं, इनके द्वारा अगर कोई दंड दिया जाए। और दूसरा एक क्या है? सैनिक न्यायालय। कौन से न्यायालय? सैनिक न्यायालय। सैनिक न्यायालयों द्वारा अगर कोई सजा दी गई है तो ये किसी प्रकार की अगर सजा दी गई है, चाहे वो सेना न्यायालय द्वारा दी गई हो और चाहे आप सामान्यता जैसा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, इनके द्वारा अगर किसी प्रकार की सजा दी गई तो उस सजा को माफ करने, कम करने, उसे दूसरे रूप में बदलने का अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 72 में। और एक बात ध्यान रखना है कि सेना न्यायालय द्वारा दी गई सजा और मृत्युदंड के लिए सजा को माफ करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति नहीं। राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन वो अनुच्छेद 161 में है, लेकिन उसे ना तो मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति है और ना ही सेना न्यायालय द्वारा दिए गए
सजा को माफ करने का अधिकार है। यह अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, चर्चा करें, तो आगे पहुंचते हुए, आगे चलते हुए हम लोग क्या बात करेंगे, अनुच्छेद 143 की। 143 में क्या प्रावधान किया गया है? 143 में प्रावधान किया गया है, क्या प्रावधान है इस पे? सुप्रीम कोर्ट में क्या है? परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार। अब इस पर क्या मामला है? यह मामला प्रावधानित किया गया कि केवल राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है कि अगर उसे विधि संबंधी किसी मामले पर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका से सलाह मांगने की जरूरत है, तो वो क्या कर सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ना तो ऐसी सलाह देने के लिए बाध्य है, और दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, अगर उसने बाय द वे कोई सलाह दी तो यह पावर या शक्ति राष्ट्रपति के पास भी है कि वो उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं, चाहे तो माने और चाहे तो ना माने। जैसे सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि चाहे तो सलाह दे और चाहे तो ना दे, वैसे राष्ट्रपति को भी अधिकार है कि चाहे तो सलाह माने और चाहे तो ना माने। ये बातें आपको ध्यान रखनी। आर्टिकल 143 143 में ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। आगे चलते हैं हम लोग, आर्टिकल 217 और आर्टिकल 124 और 217, 124 और 217, ये दोनों में एक ही तरीके की बात है। इस पे क्या कहा गया? इस पे प्रावधान कई सारे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान, न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तें, नियुक्ति और सेवा शर्तें। अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान किया गया। तो नियुक्ति और सेवा शर्तें, तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों कौन नियुक्त करता है? अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 217 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट के 124 के तहत। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके पश्चात हम लोग चल सकते हैं किस पे? ये बात हो गई, ये कैसी शक्तियां हो गई? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हो गई। अब इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें न्यायिक शक्तियों के बाद राजन्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति के पास राजन्यायिक शक्तियां क्या है? तो देखिएगा, ये वैदेशिक क्षेत्र में, विदेशों में अगर नेतृत्व करने की बात आए, किसके नाम से नेतृत्व चलेगा? तो किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और दूसरी चीज, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हम संधि और समझौते करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधि या समझौते जो किए जाते हैं, वो किए जाते हैं किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वो कोई कर रहा हो, विदेश मंत्री कर रहा हो, प्रधानमंत्री कर रहा हो, राष्ट्रपति के नाम से संधि या समझौते किए जाते हैं। और क्या है? विभिन्न प्रकार के राजनयिकों की नियुक्ति और उनके आने पर राजदूतों की नियुक्ति का प्रावधान किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति को राजनयिक शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त है? तो विदेशों में उसी के वैदेशिक क्षेत्र में वही नेतृत्व करेगा। दूसरी आपको ध्यान रखना है कि और क्या करेगा? संधि और समझौतों की बात, तो राष्ट्रपति विदेशों से जो संधियां या समझौते किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये आपको राजनयिक शक्तियों के तहत ध्यान रखना। अब उसके बाद अगर चले हम लोग और आगे, तो आगे क्या लिखा हुआ है? सैन्य शक्तियां। क्या लिखा गया है? सैन्य शक्तियां, या 200 आर्टिकल 53(2) की बात की गई, सैन्य शक्तियां। तो राष्ट्रपति जो होता है, आपके यहां देखा होगा, एक है थल सेना। क्या है? थल सेना। दूसरी कौन सी सेना है? जल सेना। और एक कौन सी है? वायुसेना। अब यहां पर क्या है? तीनों सेनाओं के एक एक प्रमुख होते, ये प्रमुख होते, ये प्रमुख। और उसके बाद देखा होगा इन तीनों प्रमुखों के ऊपर एक पद क्रिएट कर दिया गया है, CDS का, चीफ डिफेंस स्टाफ। तो इस देखा होगा इस पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो इससे पहले जनरल बिपिन रावत थे, जो CDS के पद पर प्रमुख नियुक्त प्रथम व्यक्ति थे।
चीफ डिफेंस स्टाफ। तो अब क्या है, इसके ऊपर कौन होता है, तो इसके CDS के ऊपर भी कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या है, तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति या क्या होता है, कमांडर। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या प्रमुख या क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति। तो ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के संबंध में अगर बात की जाए तो कुछ शक्तियां इसके अलावा भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन अब उनमें से जैसे कुछ पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। क्या चर्चा कर सकते हैं कि एक आपने देखा होगा CAG होता है, एक क्या देखा होगा आपने, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और दूसरा क्या है, वित्त आयोग, तीसरा क्या है, भाषा आयोग, चौथे पर क्या रख सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। ये लोग जो इनकी कार्यवाहियों की वार्षिक रिपोर्ट होती है उन्हें संसद के समक्ष पेश कराना भी किसका कर्तव्य होता है, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें संसद के समक्ष भी पेश कराया जाता है। तीसरी चीज क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा संसद के जो सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में प्रश्न आता है, तो अयोग्यता के संबंध में भी प्रश्न या निर्णय करने का अधिकार किसको होता है, वो राष्ट्रपति करता है। फिर और अगर आगे बात करें कि और क्या शक्तियां है, तो आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी। क्या कंडीशन पढ़ी होगी, तो आप देखेंगे अनुच्छेद 160 की बात की गई, वो राज्यपाल वाले में। राज्यपाल की देखेंगे जब जैसे राष्ट्रपति का अगर पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, लेकिन अगर राज्यपाल का पद खाली होगा तो उपराज्यपाल का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, यह संवैधानिक पद नहीं। तो अब यहां पर क्या प्रावधान बनता है, तो जब अगर किसी कारण से राज्यपाल का पद खाली होता है तो उसकी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती है और राष्ट्रपति अपने हिसाब से जिसको उचित समझता है उन्हें उन शक्तियों को सौंपता है। कभी अधिकांशता देखा होगा, जैसे माननीय जगदीप धनखड़ जी हैं, जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और वो उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए चले आए, तो फिर क्या किया गया, पूर्वोत्तर के एक राज्य के राज्यपाल को क्या किया गया, उसको पश्चिम बंगाल का भी कार्यभार सौंपा गया। तो ये राष्ट्रपति की मर्जी के मुताबिक अनुच्छेद 160 का ध्यान रखें। हम लोग अब चर्चा कर लेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद इस क्लास को समाप्त किया जाएगा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। अब आपातकालीन शक्तियों की अगर बात करें तो इस पर क्या हम कर सकते हैं, तो इस पर अगर देखेंगे तो ये आपातकालीन शक्तियों पर क्या कर सकते हैं, तो इन शक्तियों को हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, 3 हिस्सों में। क्या बांट सकते हैं, एक आर्टिकल 352 है, एक आर्टिकल 356 है और एक आर्टिकल 360 है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर क्या किया गया है, यहां पर राष्ट्रीय आपात की बात की गई। किसकी, राष्ट्रीय आपात की। किसकी बात की गई, राष्ट्रीय आपात। अब राष्ट्रीय आपात की आधार क्या है, इसको किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो यह ध्यान रखना है तब जब 3 कंडीशन है। एक क्या हो जाए, युद्ध हो जाए या युद्ध होने की संभावना हो, दूसरा बाह्य आक्रमण हो जाए या होने की संभावना हो, और तीसरे आधार पर एक शब्द दिया जाएगा आपको, आंतरिक अशांति। क्या मिल जाएगा, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। और ये आंतरिक अशांति के संबंध में जो प्रावधान है, अब इसकी जगह पर एक शब्द है सशस्त्र विद्रोह। क्या है, सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब ये लगाया जाएगा। अब आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जाए। इस पर चर्चा और करेंगे हम, क्योंकि ये भाग दूसरे की बात है। और अनुच्छेद 356 में क्या किया गया है, राष्ट्रपति शासन की बात की गई। अब ये राष्ट्रपति शासन क्या होता है, इस पर हम कुछ बिंदुओं पे आपको चर्चा कर देते हैं। और इस पर वित्तीय आपात की बात देखो, अगर मुख्य तौर पर हम लोग बात करें वित्तीय आपात, तो ये तो अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया, ये अभी तक लागू हिंदुस्तान में नहीं किया गया। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो ये 3 बार लागू किया गया, इसकी बात करें तो ये 3 बार लागू किया गया। एक बार जब भारत पर चाइना का आक्रमण होता है 1962 में, एक बार 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, पाकिस्तान आक्रमण करता है। एक तीसरी कंडीशन है 1975 में, जब क्या हो जाता है
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय आपातकाल लागू किया गया। तो ये 3 कंडीशनें हैं जब राष्ट्रीय आपात को लागू किया गया और आंतरिक अशांति के आधार पर उसको लागू किया गया था। और उसी के जस्ट बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया था और सशस्त्र विद्रोह शब्द को लागू कर दिया गया। अब इस पर हम लोग चर्चा करें तो क्या है, ये जो भाग है इसको जो पढ़ेंगे अनुच्छेद 352 से 360, एक भाग आपको आगे चल करके मिलेगा, भाग 18। और 18 में क्या किया गया, जर्मनी से आपात उपबंध ग्रहण किए गए। क्या किए गए, आपात उपबंध। तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य आपात उपबंध का उल्लेख किया गया और आपात उपबंध के संबंध में यही 352, 356, 360, तो 52 4 56, 56 4 60, ये तीनों अनुच्छेदों के मध्य विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वहां पर, और ये दूसरी कंडीशन, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, तो राष्ट्रपति शासन तब लग सकता है जब किसी राज्य का राज्यपाल या तो सिफारिश करे कि उस राज्य का शासन संचालन संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं हो रहा, और या फिर राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए या महसूस हो जाए। और तीसरे, वित्तीय आपात, जब लगे कि हिंदुस्तान की वित्तीय साख को खतरा है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात लागू कर सकता है और लोगों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों तक का।